यह वीडियो वर्ग 10 का रसायन विज्ञान का तीसरा पाठ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उपधातु क्या है? उपधातु जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं मेटालॉइड, वैसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के ही गुण पाए जाते हैं, उन्हें उपधातुएं कहते हैं। जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, सेलेनियम, अस्टेंटाइन। मतलब ये कहने का कि ये ऐसे तत्व होते हैं कि पूरी तरह से ये धातु नहीं होते हैं, पूरी तरह से अधातु नहीं होते हैं, ये दोनों के बीच बीच में होते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि कोई व्यक्ति नर होता है जिसको बोलते हैं मेल, अब कोई होता है फीमेल, लेकिन एक बीच का भी जेंडर होता है। उसी प्रकार तत्व में भी धातु अधातु दोनों लक्षण वाला को उपधातु मध्य में रखा गया है। हमारा अगला सवाल है, धातु और अधातु में अंतर। पहला, धातु विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। सुचालक मतलब इससे धातु से ऊष्मा और विद्युत गुजरते हैं, अधातु से नहीं गुजरते हैं। दूसरा, धातु आघातवर्ध और तन्य होते हैं, अधातु नहीं होते हैं। कहने का मतलब कि धातु को पीट पीट कर, खींच खींच कर चादर और तार बना सकते हैं, लेकिन अधातु को नहीं। अगला, धातु ठोस होता है, लेकिन अधातु ठोस गैस दोनों ही होता है। हालांकि कुछ धातु है जो कि पारा है, द्रव होता है। इसी प्रकार कुछ अधातु भी है, ब्रोमीन, जो द्रव होता है। ये अपवाद है। नंबर 4 पर है कि धातु का जो गलनांक होता है बहुत ही उच्च होता है और अधातु का अपेक्षाकृत कम होता है। मतलब धातु जल्दी नहीं गलेगा, अधातु तुरंत ही गल जाएगा। धातु विद्युत के लिए धनात्मक है, अधातु ऋणात्मक है। धनात्मक ऋणात्मक का ये मतलब हुआ कि धातु विद्युत को अपने आप में समेटने की क्षमता रखता है, अधातु में ऐसा गुण नहीं है। धातुओं का ऑक्साइड क्षारीय होता है, लेकिन अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। अब क्षारीय और अम्लीय तो पिछले पाठ में आप पढ़े होंगे कि अम्लीय खट्टा, क्षारीय होता है कड़वा। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो अ से अधातु, अ से अम्लीय। अगला है कि धातुएं जल में घुलकर क्षार बनाता है, जबकि अधातु अम्ल बनाएगा। ये भी ऐसे याद रखेंगे, अ से अधातु, अ से अम्ल बनाएगा। हमारा अगला सवाल है, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा कर क्यों रखा जाता है? तो सोडियम एक धातु तत्व है जो सामान्य ताप पर नमी, हवा के साथ अभिक्रिया करके सोडियम का ऑक्साइड निर्माण करता है। लेकिन केरोसिन तेल में डालने पर न तो ये घुलती है और ना ही कोई अभिक्रिया करती है। यही कारण है कि इसे केरोसिन तेल में रखते हैं। कहने का मतलब है कि खुला वातावरण में जब इसको रखेंगे ना तो इस पर जंग लग जाएगा। केरोसिन तेल में यह अभिक्रिया नहीं करता है और इसलिए इस पर जंग नहीं लगता है। इसका समीकरण है सोडियम प्लस ऑक्सीजन, एरो का चिन्ह, Na2O, सोडियम ऑक्साइड। समीकरण को संतुलित किया गया है लास्ट में। हमारा अगला सवाल है, उभयधर्मी या द्विधर्मी ऑक्साइड क्या है? उभय का मतलब होता है दोनों, या द्वि का मतलब होता है दोनों। कहने का मतलब अभी आप पीछे पढ़े थे कि अ से अधातु, अ से अम्लीय, मतलब अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होता है और धातुओं के क्षारीय। लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं
जिनके ऑक्साइड दोनों ही होते हैं, अम्लीय भी क्षारीय भी। तो ही प्रश्न है कि द्विधर्मी ऑक्साइड क्या होता है। तो ऐसे धातु जिनकी ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय और क्षारीय दोनों ही होते हैं, उन्हें द्विधर्मी या उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है एल्युमिनियम का ऑक्साइड Al2O3, जिंक ऑक्साइड ZnO। ये दोनों ही एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। ऐसे ऑब्जेक्टिव का सवाल हम क्लास में आने पर इस चैप्टर का रिवीजन कराते समय करेंगे और एक बार सब्जेक्टिव का भी रिव्यू कराएंगे बढ़िया से। फिलहाल हम लोग एग्ज़ाम पॉइंट पढ़ रहे हैं। मेरा नोट है कि एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्साइड के परत बनने की क्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। कहने का मतलब है कि एल्युमिनियम को खुला वातावरण में जब हम रखते हैं तो उस पर भी जंग लगता है, मतलब उस पर एक परत जमता है। उस ऑक्साइड के परत को हम बोलते हैं, मतलब ऑक्साइड का जो परत बनता है तो इसी परत बनने की क्रिया का नाम है एनोडीकरण। हमारा अगला नोट है कि धातु के सतह पर जस्ता या जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को जस्तीकरण कहते हैं। इसे यसद लेपन भी कहते हैं। देखिए बात ऐसा है कि कोई धातु को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ता का परत चढ़ाया जाता है ताकि वो लंबा समय तक टिकाऊपन बना रहे। तो जब हम जस्ता के परत चढ़ाएंगे तो इसी क्रिया का नाम है यसद लेपन। हमारा अगला नोट है एक्वारेजिया या अम्लराज क्या है। तो एक्वारेजिया या अम्लराज जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3 क्रमशः 3 और 1 के अनुपात में मिश्रण होता है। यह सोना और प्लेटिनम जैसे मजबूत धातुओं को भी गलाने की क्षमता रखता है। गांव गली में लोग जो साइकिल से आते हैं देहात की महिलाओं को ठगने के लिए इसी के मिश्रण का प्रयोग करता है, अर्थात एक्वारेजिया अपने पास रखता है, जिसमें सोना के हार चांदी के हार को रखने पर साफ हो जाता है, महिलाएं खुश हो जाती है। अब देहात की महिला, चलिए इस पर विशेष हम क्लास में बात करेंगे। यहाँ पॉइंट टू एग्जाम देखा जाए। मेरा अगला नोट है कि सबसे हल्का धातु कौन है, मतलब धातु तत्व तो लिथियम है और भारी तो ओस्मियम है। लिथियम का संकेत है Li, ओस्मियम का है OS। लिथियम हल्का है, ओस्मियम भारी है। जैसे व्यक्ति में भी देखते होंगे, दुबला पतला है तो हल्का होता है, मोटा ताज़ा है तो भारी। तो धातु में भी कुछ मतलब भारी और हल्का होता है। अगला नोट है कि प्लेटिनम धातु सबसे कठोर धातु है। देखिए सोना से भी कठोर है ये। प्लेटिनम कैसा दिखता है तो उजला होता है, उजला दिखने के कारण इसको बोलते हैं श्वेत सोना। हालांकि ये सोना नहीं है, फिर भी ऐसे इसका आभूषण बनाने के लिए प्रयोग करते हैं क्योंकि इसमें भी सोने की तरह चमक होती है। वीडियो को हम घुमाते रह रहे हैं ताकि आप लोग भी थोड़ा इधर उधर का दृश्य देखते रहिए। ये नदी का किनारा है पटना, इधर शमशान घाट है। रात्रि के दौरान हम आए हुए हैं, टाइम नहीं मिलता है इसलिए आज का भोजन भी नहीं कर पाएंगे। जिस दिन वीडियो बनता है ऐसे भोजन नहीं कर पाते हैं। खैर आप लोग का रिजल्ट बन जाए यही दुआ है। चलिए मेरा अगला स्टार है सक्रियता श्रेणी या अभिक्रियाशील समूह क्या है। तो विस्थापन अभिक्रिया के आधार पर धातुओं को घटती हुई अभिक्रियाशीलता के क्रम में सजाया गया है, जिसे धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहते हैं। जैसे लिथियम सबसे ऊपर होता है, पोटेशियम उसके नीचे है, सोडियम उसके नीचे है, उसके नीचे कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। मतलब जो सबसे ऊपर है वो सबसे अधिक अभिक्रिया करता है। अब इसका मतलब ये मत समझिए कि वो मजबूत है। जो सबसे पहले लिखे हैं वो तेज़ी से अभिक्रिया करेगा, मतलब वो जल्दी उस पर जंग लग जाएगा, वो जल्दी ही नष्ट हो जाएगा।
अगला स्टार है खनिज तथा अयस्क। तो सबसे पहले हम खनिज की परिभाषा देखेंगे। तो भूपर पट्टी के अंदर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला तत्व या यौगिक को ही खनिज कहते हैं। भूपर पट्टी का मतलब है कि धरती के अंदर, जैसे कैल्शियम है, लोहा है, चूना पत्थर है, बॉक्साइड है, ये सब क्या है? खनिज है। ये सब कहाँ पाए जाएंगे? धरती के अंदर। क्या इसे मनुष्य बनाएगा? नहीं, ये प्रकृति में ही निर्मित होता है। अगला है अयस्क। तो वे खनिज जिनसे कम खर्च में और आसानी से धातु प्राप्त किया जा सकता है, अयस्क कहलाता है। सभी खनिज अयस्क नहीं होता है, लेकिन सभी अयस्क खनिज होता है। अयस्क के 4 प्रकार हैं: ऑक्साइड अयस्क, सल्फाइड, कार्बोनेट, हैलाइड। कहने का मतलब है कि धरती के अंदर खनिज होता है, अब उसी खनिज को निकालते हैं, उसको साफ सुथरा करते हैं, तब वो अयस्क के नाम से जाना जाता है। शुरुआत में जब निकालोगे धरती के अंदर से तो उसमें मिट्टी, पुआल, अलकतरा चीज़ लगे होंगे। तो ऐसे में हम लोग उसको फैक्ट्री में थोड़ा ना गलाएंगे, पहले उसको साफ़ सुथरा करेंगे, उसके विभिन्न प्रक्रियाओं से उसको गुजारेंगे, तो ही साफ़ सुथरा हो जाएगा ना, तो उसका नाम पड़ेगा अयस्क। और यही अयस्क फिर निष्कर्षण हो करके इसको मतलब निष्कर्षित करते हैं और धातु बनाते हैं। हमारा अगला स्टार है खनिज तथा अयस्क में अंतर। तो भूपर पट्टी के अंदर पाया जाने वाला तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं, जबकि वे खनिज जिनसे कम खर्च और आसानी से धातु प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें हम अयस्क कहते हैं। दूसरा, सभी खनिज अयस्क होता है, लेकिन सभी अयस्क खनिज नहीं होता है। तीसरा, खनिज से धातु का निष्कर्षण नहीं हो सकता है, अयस्क से निष्कर्षण होता है। अभी हम समझाए थे ना कि खनिज गंदा होता है, उसमें अलकतरा लगा होता है, इसीलिए उसे निष्कर्षण नहीं होता है। लेकिन जब साफ़ सुथरा हो जाता है तो अयस्क होता है और उसी से निष्कर्षण होता है। फिर समझाएं कि सभी खनिज अयस्क नहीं होता है, वो इसलिए कि सभी खनिज थोड़ा साफ़ सुथरा होगा। अयस्क कहलाने के लिए उसको नहाना होगा, नहा लेगा, धो लेगा, उसको मतलब साफ़ सुथरा कर लेंगे, तब उसका अयस्क नाम पड़ेगा। लेकिन सभी अयस्क खनिज होगा, क्योंकि जो अयस्क है खनिज से ही बना हुआ है। अगला है कि खनिज में अशुद्धियों की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन अयस्क में नहीं, क्योंकि इसको तो हम साफ़ कर लेते हैं, मतलब इसमें अशुद्धियों की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है। हमारा अगला स्टार है भर्जन एवं निस्तापन। सबसे पहले हम भर्जन की परिभाषा देखेंगे। तो वह प्रक्रिया जिसमें धातुओं को वायु की उपस्थिति में कसकर गर्म किया जाता है, उसे भर्जन कहते हैं। इसे जारन भी कहते हैं, जारन। यह मुख्य रूप से सल्फाइड अयस्क के लिए ऑक्साइड में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब कहने का कि भर्जन जो क्रिया है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संभव है। इसके लिए समीकरण है 2ZnS + 3O2 एरो का चिन्ह, 2ZnO + 2SO2, जिंक सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन, तो बनेगा जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अगला परिभाषा है निस्तापन। तो वह प्रक्रिया जिसमें अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में अर्थात सीमित मात्रा में गर्म की जाती है, उसे निस्तापन कहते हैं। यह मुख्य रूप से कार्बोनेट अयस्क और ऑक्साइड अयस्क के लिए प्रयोग होता है। अभी हम समझाएं कि भर्जन क्या है। तो भर्जन के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जबकि निस्तापन में वायु की अनुपस्थिति में क्रिया होती है। और हमारा अगला स्टार है
भर्जन और निस्तापन में क्या अंतर है? पहला, भर्जन यह सल्फाइड अयस्क के लिए उपयोग होता है। निस्तापन यह कार्बोनेट अयस्क के लिए प्रयोग होता है। ऐसे पहला नंबर पर दोनों की परिभाषा लिखा गया था। भर्जन में भी पहला नंबर पर परिभाषा दे देंगे, निस्तापन में भी परिभाषा दे देंगे। नंबर 2 पर है भर्जन में यह सल्फाइड के लिए और निस्तापन कार्बोनेट अयस्क के लिए प्रयोग होता है। नंबर 3 पर है भर्जन में इसमें अधिक ताप की आवश्यकता होती है, जबकि निस्तापन के लिए कम ताप की ज़रूरत पड़ती है। चौथा है भर्जन के लिए जो अयस्क होता है ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जबकि निस्तापन में निर्जलीकृत होता है। ऑक्सीकृत का मतलब हुआ कि ऑक्सीजन के संपर्क में आ रहा है, और निर्जलीकृत का मतलब हुआ वो जल से मुक्त हो जाएगा। अगला है एग्जाम्पल को दर्शाया गया है कि जिंक सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन तो बनेगा जिंक ऑक्साइड प्लस जिंक जिंक ऑक्साइड बनेगा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। और निस्तापन का एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट को जब उष्मा देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूना और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। अगला स्टार है कि गर्म जल का टैंक बनाने के लिए तांबा का उपयोग होता है, इस्पात या लोहा का नहीं, या मिश्र धातु का भी नहीं। कारण क्या है? तो इसका जवाब है कि तांबा धातु जल के साथ किसी भी स्थिति में अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन इस्पात या लोहा मिश्र धातु है जो गर्म जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। तो यही कारण है कि गर्म जल का टैंक बनाने के लिए तांबा का उपयोग करते हैं। कहने का मतलब है कि आप अभिक्रियाशीलता श्रेणी को देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि तांबा नीचे है। तांबा मतलब जल्दी ही क्रिया नहीं करता है, यह कम क्षय होता है, नष्ट होता है। तो जब हम इसका टैंक बनाएंगे गर्म जल का, उसमें जल रखेंगे तो बहुत ही स्लो गति से, बहुत ही कम, नहीं के बराबर अभिक्रिया करेगा। इसलिए तांबा का ही उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपने तांबा के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। वे खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में कैसे प्रभावी हैं? जवाब, तांबा या मलिन बर्तन के सतह पर क्षारीय परत निर्मित होते हैं। नींबू या खट्टा पदार्थ में प्रायः अम्ल होता है, और आप जानते हैं कि जो अम्ल होता है क्षारक को क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। इस प्रकार वे साफ हो जाते हैं। मतलब कहने का कि जो मैल होता है, मैल किस प्रकृति का होता है? तो क्षारीय। अब क्षार को कौन नष्ट करेगा? तो अम्ल। तो अम्ल किस में पाया जाएगा? खट्टा पदार्थ में। तो इसलिए खट्टा पदार्थ या नींबू का प्रयोग करेंगे। हमारा अगला स्टार है आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है? तो आयनिक यौगिक प्रायः धनायन और ऋण आयन से मिलकर बने होते हैं। वे आयन आपस में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। इनके बीच मजबूत बंधन पाई जाती है। इस कारण से इसके बल को कम करने के लिए बहुत ही अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका गलनांक उच्च होता है। कहने का मतलब है कि जितने भी आयनिक यौगिक हैं उनमें धनायन और ऋणायन बंधन होते हैं, और ये एक दूसरे को मजबूती से कणों को बांधे रखते हैं। तो जब मजबूती से बांधा है तो जाहिर है कि ऊर्जा ज़्यादा चाहिए। अब कोई मजबूत व्यक्ति होगा तो उसे तोड़ने के लिए ताकत तो ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ भी वही बात है, आयनिक यौगिक धनायन और ऋणायन
बंधन से बंधे होते हैं और इस बंधन में मजबूत बल लगता है एक दूसरे के कड़ों के बीच। उस कड़ों के बल को कमज़ोर करने के लिए ऊष्मा अधिक देना पड़ता है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित के कारण बताएं। नंबर 1, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को तेल के अंदर रखा जाता है, क्यों? दूसरा सवाल है, सोना, चांदी और प्लेटिनम का आभूषण बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, क्यों? तीसरा सवाल है, एल्युमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन में किया जाता है, क्यों? तो पहला का जवाब है सोना, चांदी, प्लेटिनम अन्य धातुओं तत्वों के अपेक्षा चमकदार होते हैं। ये प्रायः बहुत ही अभिक्रियाशील नहीं है, मतलब ये बहुत ही कम अभिक्रिया करते हैं और इनमें चमक भी अधिक पाया जाता है। तो इन्हीं विशेषताओं के कारण इनका उपयोग आभूषण में करते हैं। कहने का मतलब कि आभूषण कोई क्यों पहनेगा? चमकने के लिए। तो कोई ऐसा धातु जो चमकदार हो, लंबा समय तक टिकाऊपन उसका बना रहे, चमक, और अभिक्रिया भी नहीं करता हो, तो ऐसा गुण सोना में, चांदी में, प्लेटिनम में है। वे चमकदार भी हैं और कम अभिक्रिया भी करते हैं, इसलिए इनका उपयोग गहना आभूषण के में किया जाता है। दूसरा सवाल का जवाब है, एल्युमिनियम धातु ऊष्मा का एक अच्छा चालक है। इसका संक्षारण भी अन्य तत्वों से कम होता है। यही कारण है कि इसका उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं। कहने का मतलब कि भोजन किस में जल्दी बनेगा? तो जो जल्दी गर्म होगा। तो एल्युमिनियम अच्छा सुचालक धातु तत्व है और यह जल्दी अभिक्रिया भी उतना नहीं करेगा, मतलब इसका संक्षारण कम होगा। तो ये विशेषता के कारण ही इसका उपयोग हम धातु का उपयोग मतलब बर्तन बनाने के लिए करते हैं। हमारा अगला स्टेर के मिश्र धातु या मिश्रातु या एलवाय क्या है? तो मिश्र का मतलब होता है मिलावट, धातु मतलब धातु। तो दो या दो से अधिक धातु या धातु एवं अधातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु बोलेंगे। पित्तल, कांसा, इस्पात, ये सब क्या है? मिश्र धातु हैं। अगला स्टार है संक्षारण। वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें धातु हवा, नमी से अभिक्रिया करके अवांछनीय पदार्थ का निर्माण करते हैं, संक्षारण कहलाता है। अवांछनीय पदार्थ देखे होंगे, धातु के ऊपर जंग लगता है। अगला है जब मिश्र धातु में एक धातु, अब यहाँ इधर मच्छर भी बड़ी काट रहा है, हम आप लोगों के पढ़ने के लिए इतना कष्ट कर रहे हैं, अब पता नहीं आप अपने लिए कष्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। उम्मीद तो है और इसी उम्मीद से आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो नोट है, जब मिश्र धातु में एक धातु पारा अर्थात मरकरी अर्थात पारा को ही को बोलते हैं पारा, मरकरी, पारद, ये तीनों एक ही नाम है। तो जब धातु के साथ पारा या मरकरी को मिला देते हैं तो अमलगम कहलाता है। जैसे कि लोहा का अमलगम नहीं बनता है, लेकिन अन्य धातु का बनता है। जैसे सोडियम का बनेगा, तो सोडियम में जब हम पारा मिलाएंगे तो ये पढ़ाएगा सोडियम अमलगम। टीन से पारा मिलाएंगे तो होगा टीन अमलगम। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, मतलब सोना को कैरेट में मापते हैं। जैसे कि कोई सब्जी लेते हैं तो उसको क्या मापते हैं? किलोग्राम में। तो सोना लेंगे तो क्या मापेंगे? कैरेट में मापेंगे। यदि सोना आभूषण 22 कैरेट का है तो इसका मतलब हुआ कि 2 भाग मिलावट के रूप में रखा गया है। मिलावट में क्या होता है? तो तांबा होगा या चांदी होगा। 24 कैरेट का आभूषण नहीं बनाते हैं, मिलावट इसलिए करते हैं ताकि वो जो उसका गलनांक है कम हो जाए।
जल्दी पिघले नहीं, कठोर बनाने के लिए उसको करते हैं, मतलब मिलावट से वो कठोर हो जाएगा। अगला नोट है, एक तरफ है मिश्र धातु, उसका तरफ है संगठन। संगठन मतलब उसमें क्या क्या पाया जाता है, तो पहला है पित्तल, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ब्रास। तो इसके लिए ट्रिक है, पी से हो जाएगा पित्तल, यानी कि पिताजी। तो पिताजी में पी का मतलब हुआ पीतल, ता का मतलब हुआ तांबा, जी का मतलब हुआ जिंक, पिताजी। अगला है कांसा, जिसको अंग्रेजी बोलते हैं ब्रांज। तो कांसा का ट्रिक है काटता, का से हो गया कांसा, टौ से हो गया टीन, ता से हो गया तांबा, अर्थात पिताजी काटता। अगला है स्टेनलेस स्टील, इसमें होता है, इसके लिए ट्रिक है लो क्रोनिका। लो क्रोनिका का मतलब हुआ, लो मतलब लोहा, क्रो का मतलब क्रोमियम, नी का मतलब निकेल, का मतलब कार्बन, लो क्रोनिका। अगला है इस्पात, इसके लिए ट्रिक है ई लोका। ई लोका में ई का मतलब हुआ इस्पात, लोका में लो का मतलब लोहा, का मतलब कार्बन। अगला है ड्यूरेलुमिन, इसमें है एल्युमिनियम, तांबा, मैग्नीशियम, मैग्नीज। तो इसके लिए ट्रिक याद रखिएगा, ए त मैं, ए त मैं। अगला नोट है शोल्डर या टांका। हमारा अगला नोट है शोल्डर या टांका। इसमें शीशा और टीन बना लगा होता है, मतलब इसके ट्रिक है सो सी टी, सोसिटी। सो का मतलब हो गया शोल्डर, सी का मतलब शीशा, टी का मतलब टीन। अगला है जर्मन सिल्वर। अब इसका मतलब ये मत समझिए कि जर्मनी का सिल्वर है, इसका नाम है जर्मन सिल्वर। इसके लिए ट्रिक है जतानी जी। ज का मतलब जर्मन सिल्वर, ता का मतलब तांबा, नी का मतलब निकेल, जी का मतलब जिंक, जतानी जी। अब अगला नोट है, एक तरफ है धातु, एक तरफ अयस्क। लोहा के अयस्क है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट। इसका सूत्र भी याद कर लेना है। एल्युमिनियम का है बॉक्साइट कुरंडम क्रायोलाइट, तांबा का है कॉपर पाइराइट्स, कॉपर ग्लांस, पारा का है सीने बार, जिसको हिंदी में बोलते हैं हिंगुल। अगला है जस्ता, जिसका है जिंक ब्लेंड कैलेमाइन। अब लोहा का निष्कर्षण हेमेटाइट से होता है, एल्युमिनियम का बॉक्साइट से होता है, कॉपर का तांबा का यानी कि कॉपर पाइराइट से होता है, पारा का सीने बार से होता है, और जस्ता का जिंक ब्लेड से होता है। तो ये भी याद रखना है कि किसका निष्कर्षण किससे होता है। तो लोहा का हेमेटाइट से, एल्युमिनियम का बॉक्साइट से, तांबा का कॉपर पाइराइट से। तो यह पाठ इतना ही से हम ख़त्म करते हैं। अधिक रात हो गई है, अब हमको इधर से लौटना चाहिए। रात्रि में डर की बात नहीं है, इधर शमशान घाट है, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर, उससे भी डर नहीं है। रास्ते में जाते हैं जब रूम पर, तो रास्ते में कुत्ते भौंकते हैं, और कुत्तों से हमको डर लगता है, क्योंकि रात्रि के दौरान काटेगा। तो प्राथमिक इलाज हम क्या क्या करेंगे अकेले। चलिए अब मिलेंगे अगले पाठ में।